वो क्या फोन फोन हैंग हो गया था। तो तुम लोगों ने मोशन स्टडी, मेथड स्टडी ये सब पढ़ा हुआ है पहले? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। एग्जैक्ट याद आ रहा कंप्लीट है याद नहीं थोड़ा आ रहा। थोड़ा? ओके। तो क्या कुछ किसी को याद था? क्या है उसमें? यश, यश कुमावत। यस मैम। हाँ जी बेटा। याद है कुछ? मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी? नहीं मैम, बिल्कुल भी याद नहीं वेरी गुड। ऐसे कैसे सीधे लैब करेंगे हम, है? चलो एक बार थोड़ा सा आइडिया देते हैं। अपना माइक सब लोग म्यूट कर लो। ठीक है। तो हम लोगों को इससे पहले अगर मोशन स्टडी और मेथड स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो मोशन स्टडी में ये होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन पे काम कर रहे हैं खड़े होके, फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी क्लास में ही लेट मशीन पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो मशीन के मूवमेंट्स के साथ आप लोग का अपना मूवमेंट हो रहा है, आपके हैंड्स का मूवमेंट है, आपका जो मोशन हो रहा है, आप इधर से उधर कितनी देर घूम रहे हो, ये पूरा का पूरा हम कैलकुलेट करते हैं। और फिर उस ड्यूरेशन में ये देखते हैं कि कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो एक्स टाइम जो है हमारा वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, या हम इधर से उधर मूवमेंट जो कर रहे हैं, या जो हमारे मोशंस हो रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को हम मोशन स्टडी में कैलकुलेट करते हैं। देन मेथड स्टडी में जो पर्टिकुलर मेथड हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेथड से हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेथड सही है या नहीं है, या उसके लिए कोई दूसरा मेथड हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है। तो ये सब होता है। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज आती है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी के अंदर भी हम सेम चीज करते हैं। टाइम स्टडी के अंदर हमें टाइम देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, और वो जो वो टाइम लगा रहा है वर्कर, वो सही लगा रहा है या नहीं लगा रहा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज करता है कि मैम, कुछ मिनट्स में ही तो काम हो रहा है या कुछ सेकंड्स में ही तो काम हो रहा है, इस टाइम को भी क्यों कैलकुलेट करना, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये कैलकुलेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे ये, अगर एक जॉब पे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, तो अगर दिन में 1000 जॉब मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो उसको इंटू 1000 कर लेंगे, तो हमारे 1000 मिनट्स जो है वो हमारे वहां पर वेस्ट हो रहे हैं, या वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। एंड उन 1000 मिनट्स में हम मे बी और जॉब्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो जब भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को कंसिडरेशन में लेके काम करेंगे कि हमारे को एक एक चीज से, एक एक मिनट से और एक एक सेकंड से इवन हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है और हम लोगों को लॉस हो रहा है। तो ये इसलिए जरूरी होती है सब चीजें कैलकुलेट करना। अब आते हैं हमारे पास, जब हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने, ये जो मेथड हमें करना है, हम स्टॉप वॉच से कर रहे हैं। स्टॉप वॉच सबको मालूम है, सबने देखा हुआ है। अब स्टॉप वॉच में भी दो तीन तरीके की स्टॉप वॉच होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम और क्या तरीके से स्टैंडर्ड जो ये टाइम है ये निकाल सकते थे, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके निकाल सकते हैं, जिसमें हमारी टाइम स्टडीज होती हैं जो हम स्टॉप वॉच से करें, या सैम्पलिंग होती है। फ्रॉम ऑब्जर्विंग सिमिलर जॉब्स, यानी कि हमारे पास कोई ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड डेटा पड़ा है, यानी कि हमने को हम किसी पर्टिकुलर जॉब को वहां पर टाइम स्टडी के लिए गए, और सिमिलर टाइप के जॉब के लिए ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, हम उस डेटा को ऑब्जर्व करके यूज कर सकते हैं। देन अगला है ट्रस्टिंग देयर रिपोर्ट्स। जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनकी रिपोर्ट्स को ट्रस्ट करना, ये हम काम कर सकते हैं। ये काम करता कौन है? ये काम इंडस्ट्रियल इंजीनियर करता है। ये जब इंस्पेक्शन होता है, या जब वो रिपोर्ट उसको बुलाया जाता है स्पेशली इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये उनको स्पेशली इस चीज के लिए ही बुलाया गया है कि वो ये कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दे। ये भी हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, जो भी इंजीनियर बुलाया गया है, बट उसको वहां पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की टाइम स्टडी के लिए ही बुलाया गया है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब क्या है तरीका? कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, एक मशीन के ऊपर एक वर्कर काम कर रहा है, और वो कितना पूरे दिन जो भी काम करता है उसके टाइम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके, हम उसके हर पार्ट, हर उसका मूवमेंट नोटिस करेंगे। उस मूवमेंट के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, एंड देन उन ऑब्जर्वेशंस को हम आगे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्वेशन जब हम उसके लिए कर रहे हैं, किसी भी उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी भी वर्कर की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी भी मशीन के लिए उसके साथ काम करते हुए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि वो वर्कर बीच में कुछ ब्रेक्स लेगा। अब अगर 9 to 5 का, एक सेकेंड बेटा रुकना।
अगर 9 to 5 का जॉब है किसी का, 9 to 5 वो वर्क कर रहा है, तो 9 to 5 में हमेशा तो वो ऐसा नहीं होगा ना कि वो उस 9 to 5 में सिर्फ मशीन पे ही खड़ा रहेगा। वो लू ब्रेक्स लेगा, वो लंच ब्रेक्स लेगा, वो टी ब्रेक्स भी लेगा। तो ये सब ब्रेक्स तो वो अपने काम करते हुए लेगा। तो इन ब्रेक्स को हम कैसे उस चीज को, उस ब्रेक को भी तो हमें उसमें कंसिडर करना चाहिए। एक नॉर्मल सी चीज है ये तो उसके अंदर क्या होता है, हम अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ नीचे मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल। ये अलाउंसेस हमने प्रोवाइड कर दी उसको, उसका जो काम करने का नॉर्मल है काम करने का टाइम, उसके अलावा हम उसको वॉशरूम्स के लिए, उसके लंच टाइम के लिए या और भी कुछ चीजें हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी हम उसे अलाउंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और कौन कौन सी अलाउंसेस हैं, ध्यान से ये वाला लाइन देखना आप लोग। वॉशरूम्स वगैरह तो एक नॉर्मल अलाउंसेस है जो हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दी जा सकती हैं, जैसे कि पोस्चर कंसिडरेशन, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, क्राउचिंग है, स्ट्रेचिंग है, आई स्ट्रेन, नॉइज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, ये सब स्ट्रेन्स भी तो वर्कर के ऊपर पड़ते हैं। इंडस्ट्री में जब काम करते हैं, मशीन के पास खड़े हैं, उसको वहां से मशीन से गर्मी लग रही है, या क्या कहते हैं, उसको पूरा टाइम खड़े रहना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा या थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, 2 मिनट फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब अलाउंसेस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किन कंडीशंस में वर्कर काम कर रहा है। तो अब हमारे को ये मालूम पड़ गया कि हमें जब भी कोई अलाउंस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे को एक जो उसका बेसिक टाइम होगा और उसका पूरा जो टाइम होगा, उसके बाद हम वो अलाउंसेस जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपको अपनी फाइल्स में लिखना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ क्लासरूम पे आज शेयर कर दूंगी, या अपना क्लासरूम उस पर लिख अपनी फाइल्स में लिख के, और नेक्स्ट लैब से पहले मुझे इसका पीडीएफ जो आपने फाइल में लिखा है वो मुझसे शेयर कर देना कि मैम हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँ, उस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से हम पूरा का पूरा जो टाइम स्टडी है, 2 वीडियोस हम करेंगे, दोनों वीडियोस में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरीके से हम उस टाइम स्टडी को करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मैं स्टेप्स का शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरीके से उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जब भी हम उसको परफॉर्म करेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी, और टाइम स्टडी के अलग अलग एक सेकेंड बेटा, जरा मैं वीडियो शेयर कर दूं। आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो का वॉइस आ रहा है या मेरा वॉइस आ रहा है। ठीक, मैं प्ले कर रही हूँ। वीडियो का वॉइस आ रहा है आप लोगों को कोई? नो मैम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वीडियो। ठीक, तो ये हमारे सामने इस टाइम प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जब भी हम स्टॉप वॉच यूज करके टाइम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमारे को एक्स्टेब्लिश करना होता है क्वालिटी टू बी अचीव्ड इन द प्रोडक्ट, कि हम किस टाइप का या किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम टाइम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जाके या कहीं भी जो आपका टाइम स्टडी है वो हम करना शुरू कर देंगे। हम लोग को दोनों चीज ये देखना जरूरी है कि हम किस प्रोडक्ट के लिए इस चीज को करने वाले हैं, ठीक है। फिर अब ऑपरेशंस तो बहुत सारे परफॉर्म होते हैं काम करते हुए, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक मशीन पे आप काम कर रहे हो तो कटिंग भी हो रही है, ड्रिलिंग भी हो रही है, उसके साथ साथ वहां पर मशीनिंग भी हो रही है, तो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन से ऑपरेशंस को टाइम्ड करना है, यानी कि हमें कौन से ऑपरेशंस को वहां पर उस पर कैलकुलेट करना है, कौन से ऑपरेशंस को
देखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जो हमने टाइम स्टडी स्टार्ट करनी है उससे पहले हमने ये देखना है कि उसमें जो मेथड है, जो हमने इम्प्रूव्ड मेथड हमने पहले सजेस्ट किया था, वो इम्प्रूव्ड मेथड हम उसमें लगाएंगे, उस अप्रूव्ड हम इम्प्रूव्ड मेथड को अप्लाई करेंगे एंड देन हम टाइम स्टडी करेंगे। टाइम स्टडी से पहले अगर जो मेथड वहां पर चल रहा है, जो कोई भी मेथड से वो काम किया जा रहा है, अगर वो मेथड परफेक्ट नहीं है तो हम उस मेथड को चेंज करेंगे एंड देन उस मेथड से हम जो अप्लाइड नया मेथड है उससे हम टाइम स्टडी को करेंगे। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, हमने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, 3 स्टेप, ऑब्टेन द इम्प्रूव्ड मेथड, जो भी हमें इम्प्रूव्ड मेथड हमने लगाया उस मेथड को लगा के उसके बाद हम इसे करेंगे। देन कलेक्ट द नेसेसरी इक्विपमेंट्स लाइक स्टॉप वॉच एक्सेट्रा। अब हमारे को यहाँ पर स्टॉप वॉच होती है 3 टाइप की, नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है, फ्लाईबैक, नॉन फ्लाईबैक एंड स्प्लिट हैंड टाइप, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हमारे को ये 3 टाइप की जो स्टॉप वॉच होती है ये होती है, इसमें से जो भी हमें स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट है वो हम स्टॉप वॉच लाएंगे। उसके अलावा हमें ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ कैमराज नीडेड है, या हम लोग को रिकॉर्डिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड है, जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द वर्कर्स टू बी ऑब्जर्व्ड। अब एक इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग मशीन है, 2 अलग अलग वर्कर्स है, तो आप उस पर सेलेक्ट कर लोगे कि आपको कौन से वर्कर पे काम करना है, या कौन कौन से वर्कर पे और कौन कौन सी मशीन पे उन्हें काम करते हुए हमें ऑब्जर्व करना है, तो ये हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो मुझे बीच में प्रॉम्प्ट कर देना। क्लियर है यहां तक? यस मैम। ठीक है, यस देन मैम। ओके बेटा। देन हमने क्या करना है, हमने वर्कर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद उनको इम्प्रूव्ड वर्किंग प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। मैंने अभी जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि मेथड उनका जो है वो हम उन्हें बताएंगे कि इस मेथड से या इस प्रोसीजर से काम करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेक द ऑपरेशंस इनटू स्मॉल एलिमेंट्स एंड देन ऑन द प्रॉपर फॉर्म। टाइम स्टडी जब आप करते हो तो आप डेटा कलेक्ट करते हो, और इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक पूरा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम सारा डेटा इनपुट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं और तब हम उसका जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो देते हैं। सिंपल सी चीज है, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं हम उसका फीडबैक भरते हैं। फीडबैक से क्या होता है, वो फीडबैक एक जगह स्टोर हो जाता है, तो हमें फीडबैक से मालूम पड़ जाता है कि ये कि फीडबैक से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये एक्टिविटी सक्सेसफुल रही या कैसी रही, और हम आगे किस तरीके से करेंगे। तो सिमिलर वे में एक फॉर्म होता है, उस पर सारा कुछ हम लिख के स्टोर करके रखते हैं। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब ब्रेक द ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। जो भी ऑपरेशन वहां परफॉर्म हो रहा है उसको छोटे छोटे पोर्शंस में हम डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें उससे उसकी जो नोटिस करना होगा चीजें वो आसान हो जाएंगी उस पर्टिकुलर प्रोसीजर से। देन सेपरेट कांस्टेंट टाइम एलिमेंट फ्रॉम वेरिएबल टाइम एलिमेंट। जो कांस्टेंट टाइम होगा यानी कि जो सेम टाइम चलता जा रहा है, एक चीज को करने का कोई टाइम है, वो एक ही टाइम लग रहा है, बार बार देखने पे एक ही टाइम लग रहा है, उनको अलग कर देंगे। और कोई ऐसा टाइम चीज है, ऐसा वेरिएबल है, एलिमेंट है, जिसको एक बार परफॉर्म कर रहे हैं तो अलग टाइम आ रहा है, दूसरी बार कर रहे हैं तो अलग आ रहा है, तो इस टाइप की दोनों चीजों को हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, हमें टाइम की मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने इधर एलिमेंट नंबर लिख दिए, हमने जो उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, हमने उससे छोट ब्रेक कर दिया था ऑपरेशंस में, तो अब उन ऑपरेशंस को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कैसे कैसे लेना है। तो यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट पे दिखाई दे रहा है टोटल टाइम रीड 20। अच्छा, यहाँ पर हम 3 टाइप की हमारे पास स्टॉप वॉच होती है, नॉन फ्लाईबैक, फ्लाईबैक, स्प्लिट हैंड टाइप। तो नॉन फ्लाईबैक का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसे 20 सेकंड चलाया तो फर्स्ट लैप में वो 20 सेकंड मूव करी, और सेकंड लैप उसके बाद उसका सेकंड लैप आना है, तो उसके लिए क्या होगा, वो वापस 0 पे नहीं जाएगी, वो 20 से ही आगे 40 पे चली जाएगी, और आपको टोटल रीडिंग जो है वो 40 सेकंड की देगी, तो वो 0 पे वापस नहीं जाएगी। तो इस तरीके से उसने नॉन फ्लाई बैक टेक्निक से जब हमने रीडिंग करी तो हमारे पास रीडिंग आई
20 सेकेंड नीचे टेबल में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पे 20 सेकेंड, सेकेंड पे 20 सेकेंड, तो एक्चुअल टाइम आया। अब फर्स्ट पे 20 आया, सेकेंड पे 40 आया, थर्ड पे 70 एंड फोर्थ पे 90। पर एक्चुअल टाइम क्या है इसका? ये तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे लैप्स आए, बट एक्चुअल टाइम कितना है इसका? 20। और फिर 20 से वो 40 पे गया, तो 20 तो पहले ही हो गया था। एक सेकेंड, 20 से वो 40 पे गया तो 20 तो पहले ही हो गया, तो 40 माइनस 20 20, देन 70 माइनस 40 30, एंड देन 90 माइनस 70 20। तो ये इस तरीके से हमें एक्चुअल टाइम मिल गया स्टॉप वॉच में कि उसको पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कितना निकाला। देन हम आ जाते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है आगे। अब हमारे को जो उसके बाद निकालना है वो कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल टाइम की। तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू होता है ऑब्जर्व्ड टाइम इनटू परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द वर्कर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल। तो वर्कर जो काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को हम रेट करते हैं। कैसे रेट करते हैं? हम अगर तो वो जो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, दैट मीन्स हम उसे 100 पे रेट करेंगे। 80 पे कर रहा है तो हम उसे 80 पे रेट करेंगे। कई बार ये भी होता है कि वो 100 से ऊपर 120 पे भी रेट कर रहा होता है, तो हम यहाँ 120 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले में से नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसका ऑब्जर्व्ड टाइम इनटू परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द वर्कर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल। तो इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो शेयर करती हूँ, उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगी वो चीज। यहां तक का समझ आया? यहां तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये सब चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, तुम लोग दोबारा सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, पूछ भी सकते हो। यस सौरभ, कुछ पूछना है बेटा? ओके ठीक, नेक्स्ट वीडियो शेयर करते हैं, उस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, स्क्रीन विजिबल? दिख रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या होता है? हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना है फॉर अ गिवन जॉब यूजिंग टाइम वॉच स्टडी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास टाइम स्टॉप वॉच है। अब टाइम टाइम स्टडी होता क्या है? ये एक टाइम सैंपल टेकन, ठीक है। तो टाइम स्टडी क्या होता है हमारे पास? हम इसमें टाइम स्टडी के अंदर टाइम सैंपल्स लेते हैं, जो भी एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं, और उसको बेस लेके एक स्टैंडर्ड टाइम हमें वहां से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। अब वहां पर आपने दो स्टॉप वॉच का नाम पढ़ा था, नॉन फ्लाईबैक और फ्लाईबैक। वही सेम चीज यहाँ पर, उसी का नाम स्नैपबैक मेथड और कंटिन्यूअस मेथड होता है। तो स्नैपबैक मेथड में क्या होता है? जब आप साइकिल उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी साइकिल मेजर करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल उसने 5 सेकंड मेजर करे, तो 5 सेकंड मेजर करने के बाद वो वापस 0 पे चली जाएगी और वो वहां से ही शुरू होगी। तो इस टाइप की जो स्टॉप वॉचेस होती है वो हम यूज करते हैं लॉन्गर साइकिल्स के लिए। और लॉन्गर साइकिल्स के लिए इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यूसली रन करेंगे, तो पोटेंशियल एरर्स की जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। देन कंटिन्यूस मेथड, तो ये हमारी शॉर्टर साइकिल्स के लिए होता है। ये उसी तरीके से होगी कि हमने उसको हम ए बी थोड़ा सा हमने मेजर करा, हम उसे पॉज कर सकते हैं, देन हम आगे मेजर करेंगे, देन पॉज कर सकते हैं। इस तरीके से इससे हम काम करते हैं। तो ये हमारी दो टाइप की जो स्टॉप वॉच है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। इन दो स्टॉप वॉच से हम काम कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एवरेज स्किल्ड ऑपरेटर
working at a normal pace to perform a specified task using a prescribed method. दोबारा से सुनो, स्टैंडर्ड टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड टाइम होता है हमारा जो टाइम चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल पेस पे, नॉर्मल पेस पे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के नहीं, नॉर्मली उसको परफॉर्म करना है पर्टिकुलर टास्क को और पर्टिकुलर मेथड से। जो हो सकता है हमने उसे मेथड जो हमने उसे हो सकता है बताया हो मेथड स्टडी के अंदर, कोई इम्प्रूव्ड मेथड बताया हो वो मेथड, या जो प्रिस्क्राइब मेथड उसको दिया हुआ है उस मेथड से। ठीक, तो इसको कहा, ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। अब आ जाते हैं कैलकुलेशंस, जो हमने अभी पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, ऑब्जर्व टाइम क्या होता है, जो हमने टेबल में ऑब्जर्व करा, जो हमने टेबल में ऑब्जर्व करा वो होता है हमारा ऑब्जर्व टाइम। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, अभी मैंने तुम लोग को पिछले उसमें बताया, पिछले वीडियो में बताई थी ये चीज कि हम लोगों को परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर यानी कि जो वो उसका परफॉर्म कर रहा है, जो पर्टिकुलर वर्कर परफॉर्मेंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर से रेट करेंगे। तो हम नॉर्मल पेस पे वो काम कर रहे हैं तो उसको 100% करेंगे, नॉर्मल से कम है 90% करेंगे, और अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो 110% करेंगे। इस तरीके से हम उसको रेट करते हैं जब भी कोई वर्कर काम कर रहा होता है। ये उसका परफॉर्मेंस रेटिंग रेटिंग फैक्टर होता है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो है, जो ट्रेंड है, वो ऑब्जर्व करता है उसका रेटिंग फैक्टर या उसका परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यहां तक कोई क्वेश्चन? यस और नो? नो मैम। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया। हमारे को दो चीजें मालूम पड़ गई, ऑब्जर्व टाइम क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर कैसे होता है, कितना हो सकता है, और उसको कौन निकालता है, ये चीजें आ गई। अब नेक्स्ट नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर, जो हमने पहले पढ़ लिया था। रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हम यहाँ से हमारे को निकाल के देंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर जो होगा। देन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो यहाँ से हम नॉर्मल टाइम निकालेंगे प्लस अलाउंस। तो ये करने के बाद हमारा जो प्रैक्टिकल है वो फिनिश हो जाएगा। ये करने के बाद हमारे को वो स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमने नॉर्मल टाइम निकालेंगे, नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर, देन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। इस तरीके से इसको काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। नॉर्मल टाइम तो हमें पता लग गया, हम कैसे निकाल दें। अलाउंसेस क्या है, अलाउंसेस टू अलाउ द पर्सन टू रिकवर फ्रॉम पर्सनल फटीग एंड कंटीजेंट डिलेज विच में ऑकर बट हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। अब हम गए इंडस्ट्री के अंदर, हमने देखा कि उस वर्कर ने ये काम तो इतनी देर में करा और किसी वर्कर ने उस काम को 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया, एंड देन आपने ऑब्जर्व करा कि सेम काम दूसरा वर्कर तो 8 मिनट में ही ऑब्जर्व कंप्लीट कर ले रहा है। 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। अब या तो उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छी है या फिर कुछ और चीज है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अलाउंसेस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम कई बार ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बहुत सी चीजें तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि उनको हाफ एन आवर का लंच ब्रेक है, तो ये हमें मालूम है, बट कई बार हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते कि उनको थकान की वजह से या कंटिन्यूसली उस चीज को ऑब्जर्व देखने की वजह से आईज में पेन हो रहा है या फटीग हो रहा है, ये चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जो पूरा जो मिसलेनियस चीजें हैं उसको हम अलाउंसेस में डाल देते हैं, और वो अलाउंसेस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करी गई होती हैं जब भी कुछ हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, तो ये सारी अलाउंसेस हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक ऑब्जर्वेशन कैमरा होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉप वॉच है ये, उससे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ आ जाते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे, और चीजें तभी क्लियर होंगी हम जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे। देन अब पहला क्वेश्चन है कि टाइम ऑब्जर्व फॉर एन एक्टिविटी इज 100 सेकेंड्स। ये ऑब्जर्व्ड टाइम है कि 100 सेकेंड्स है,
और ऑपरेटर हैड अ परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ 80%, ऑपरेटर की जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 80% है। अब पर्सनल टाइम अलाउंस ऑफ 10% इज गिवन, 10% टाइम का अलाउंस भी उसको हमने दे दिया। आपको इस एक्टिविटी में स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग। ऑब्जर्व टाइम कितना था 100 सेकेंड्स इंटू 80% है यहाँ पे, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया सॉरी 80 सेकेंड्स। देन स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा एनटी, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। नॉर्मल टाइम तो यहां से निकाल लिया हमने। अब प्लस अलाउंस कितना है, परसेंटेज अलाउंस। किसका परसेंटेज अलाउंस, परसेंटेज अलाउंस इंटू स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करके लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एस टी इज इक्वल्स टू एन टी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज अलाउंस। तो एन टी कितना है हमारे पास 80 सेकेंड्स, 100 यहाँ पर, और 100 माइनस परसेंटेज अलाउंस कितना था 10%, तो 100 माइनस से 90 आ गया। एक सेकेंड, हंड्रेड माइनस यहाँ पर आपका 100 माइनस 10% अलाउंस था 10, 90 आ गया, तो 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया 88.88 सेकेंड्स। कोई दिक्कत इस न्यूमेरिकल में? पढ़ नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, या समझ में आ गया? तीन चीजों में से कुछ एक तो होगा। रिपीट करूं? शोभित, No, ma'am. ठीक है, क्लियर हो गया? शोभित, यस यस मैम, यस मैम, क्लियर हो गया। शोभित कौशिक, यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। यश, मैम एक बार रिपीट करना। ठीक है। तो हम लोगों के पास सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि हम लोगों को एक एक्टिविटी है जिसका जो ऑब्जर्व्ड टाइम है वो 100 सेकेंड्स है, और ऑपरेटर की जो परफॉर्मेंस रेटिंग लेवल है वो 80% है। पर्सनल टाइम अलाउंस उसको दिया है हमने 10% का, और हम लोगों को उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एनटी, नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व टाइम इंटू परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग 80% है, परसेंटेज में तो 80 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास नॉर्मल टाइम आ गया 80 सेकेंड्स। अब स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। तो नॉर्मल टाइम तो हमारा निकाल लिया, और अलाउंसेस का क्या होगा फॉर्मूला, तो परसेंटेज अलाउंस इनटू स्टैंडर्ड टाइम इनटू 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है हमें उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज से। तो इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज अलाउंस। कुछ नहीं करा है इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया हमने। तो यहां से हमारे पास आ गया नॉर्मल टाइम 80, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस अलाउंस कितना था 10%, तो इज इक्वल्स टू 90 हो गया। तो 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो इज इक्वल्स टू 88.88 सेकेंड्स हमारे पास नॉर्मल टाइम आ गया। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, और यही सिंपल सा तरीका है कोई भी काम इंडस्ट्री में करने का। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास सेम है। अलाउंस 10% है ऑफ द टोटल टाइम इज टू बी गिवन, ठीक है, सिर्फ अलाउंस चेंज हुई है। अब पर्सनल टाइम अलाउंस ऑफ 10% इज गिवन, और उसमें क्या कहा उसने, इफ अलाउंस ऑफ 10% of the total available time is to be given, determine the standard time for the activity। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही रहेगा हमारा नॉर्मल टाइम निकालने का, क्योंकि ये 80 और 100 ही था, तो 80 सेकेंड्स आ गया। देन स्टैंडर्ड टाइम एनटी प्लस अलाउंसेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस इनटू नॉर्मल टाइम डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कहा हमें, इफ अलाउंस ऑफ 10% टोटल अवेलेबल टाइम इज टू बी गिवन, अवेलेबल टाइम का गिवन है। तो अवेलेबल टाइम कौन सा हो गया, जो नॉर्मल टाइम है। तो एनटी
प्लस अलाउंस इंटू NT अपॉन 100, तो ST इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस परसेंटेज अलाउंस डिवाइडेड बाय 100, तो 81 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 88 सेकेंड्स। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। दोनों तरीके से हमारे को लगभग सेकेंड्स में वेरी रहा, वो 0.88 सेकेंड्स आया था और यहाँ पर हमारा 88 सेकेंड आया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो उसने हमारे को अलाउंस के लिए बोला, वो अलाउंस उसने हमें बोला कि हमें टोटल अवेलेबल टाइम में से देनी है, और पिछले क्वेश्चन में उसने हमको बोला कि परसेंटेज अलाउंस जो है वो 10% है। तो ऐसे केस में हम स्टैंडर्ड टाइम में से लेंगे, और जब वो कह रहा है कि अवेलेबल टाइम है, दैट मीन्स वो NT में से कह रहा है, तो फॉर्मूले में यहाँ पर अलाउंस इंटू NT अपॉन 100 हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़े, बढ़े आगे। यस मैम। ठीक है, अब आ जाते थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। फेसिंग भी परफॉर्म हो रहा है, टर्निंग भी परफॉर्म हो रहा है, थ्रेडिंग भी परफॉर्म हो रहा है, और नर्लिंग भी परफॉर्म हो रहा है। तो जब अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो यानी कि वहां पर जो टाइम होगा वो हमारा रीडिंग्स अलग अलग होंगी। तो उसमें ऑब्जर्व टाइम फर्स्ट ऑपरेशन के लिए कितना करा उसने, 5 मिनट्स, ठीक है। परफॉर्मेंस रेटिंग 90, टर्निंग में टाइम 12 मिनट्स है, परफॉर्मेंस रेटिंग उसकी स्टैंडर्ड से भी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, 120। थ्रेडिंग के लिए टाइम, ऑब्जर्व टाइम 30, और सॉरी ऑब्जर्व टाइम, राइट, ऑब्जर्व टाइम 30 मिनट्स, परफॉर्मेंस रेटिंग 100, यानी एट पार, दैट मीन्स 100% परफॉर्मेंस है। और नर्लिंग के लिए उसने कहा हमें 10 मिनट्स उसका ऑब्जर्व टाइम, एंड देन 110 मिनट्स उसका ऑब्जर्व जो परफॉर्मेंस रेटिंग थी वो 110 थी। अलाउंस फॉर ईच एलिमेंट इज 12%, ये उसने हमें बता दिया कि हर एलिमेंट के लिए जो अलाउंस हमने दिया वो 12% दे दिया। अब टोटल नॉर्मल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग है, डिवाइड बाय 100 करके करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ अपना नॉर्मल टाइम लिखते जाएंगे, ठीक है। टोटल टाइम, नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, ये एक ही जॉब पे काम हुआ ना, तो सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नॉर्मल टाइम कितना आ गया, 59.9 मिनट्स आ गया। अब स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू NT 1 प्लस परसेंटेज अलाउंस डिवाइड बाय 100, तो हमारा नॉर्मल टाइम कितना है 59.9, देन 1 प्लस परसेंटेज अलाउंस डिवाइड बाय 100, परसेंटेज अलाउंस कितना दिया 12%, डिवाइड बाय 100 प्लस 1, हमारे पास आंसर आ गया 67.08 मिनट्स। ये हमारा टोटल ऑब्जर्व्ड, टोटल स्टैंडर्ड टाइम आ गया जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए लिया। और इस स्टैंडर्ड टाइम में हमने सारी चीजें कैलकुलेट करी, हमने उसमें ऑपरेशंस भी कैलकुलेट करे, हमने उसमें पर्टिकुलर जितना भी अलाउंसेस थे वो भी कैलकुलेट करे, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए भी करा, और इंडिविजुअल ऑपरेशंस के लिए भी करा। तो इस तरीके से इससे काम करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक सबको? बहुत ही सुबह सुबह भी एकदम से आवाज नहीं निकल रही क्या किसी की भी, यस नो कुछ नहीं आ रहा है? मैं पूछूं फिर अब क्वेश्चंस? लोकेंद्र, लोकेंद्र, रोहित, टिंकर, जी मैम। आ गया समझ में बेटा? हाँ मैम। पक्का? हाँ। ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ आप क्लासरूम, अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का तो तुम मुझसे पूछो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम जैसे कि आपने बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं स्टॉप वॉच, ये तो मैम तीनों का यूज कहाँ कहाँ पर है, या फिर एक ही जगह तीनों यूज हो सकते हैं? नहीं नहीं, जैसे मैंने वो तुम लोगों को बताया, जो कंटिन्यूस है वो हमारी होती है जब हम लॉन्ग साइकिल्स करते हैं।
लॉन्ग साइकिल्स मतलब जब हमें पता है कि हमारे को अभी 1 घंटे तक इसको रिकॉर्ड करना है, और कई बार हम सिर्फ सेकेंड्स में ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे एक ऑब्जर्व करा, फिर दूसरा लैप्स लेने हैं, तो दूसरी वाली जो है वो लैप्स में यूज होती है। इस तरीके से काम करता है, जहां लैप्स होते हैं कहीं कंटिन्यूअस साइकिल, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, ओके, यस सर। अब मैं आप लोगों के साथ क्लासरूम पे दोनों वीडियोस शेयर करूंगी, ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ क्लासरूम पे प्रैक्टिकल शेयर करूंगी जो आप लोग को अपनी फाइल्स में नोट डाउन करना है वो, और दैट्स इट, इतनी ये दोनों, और ये फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल अगले वीक करेंगे, सेकंड प्रैक्टिकल। तब तक आप लोग इस प्रैक्टिकल को अपनी फाइल्स में कंप्लीट कर लेना, इस प्रैक्टिकल को आप नोट डाउन कर लेना। कोई क्वेरी आप लोग की है तो मुझसे पूछो। मैम व्हाइट वाले पेज